एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। लेवल 1 और लेवल 2 का कंप्लीट इनर वर्क मैं चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर और एक रियल ट्विन फ्लेम है, सो आपका इनर वर्क शुरू करने से पहले आपके पास में मेंटल क्लैरिटी का होना बहुत ज़रूरी होता है। सो नए लोगों के लिए एक वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करा हुआ है, आप मेक श्योर उसे ज़रूर सुन लें अपना इनर वर्क शुरू करने से पहले। और अगर आपका कोई पर्सनल सवाल है ट्विन फ्लेम जर्नी, ट्विन फ्लेम कनेक्शन से रिलेटेड या फिर इनर वर्क से रिलेटेड, सो पर्सनल सवालों के जवाब आप मुझसे सिर्फ सेशन में पूछ सकते हैं। किसी भी पर्सनल सवाल का जवाब मैं आपको कमेंट या फिर ईमेल के थ्रू नहीं रिप्लाई करती हूँ। सेशन आप कैसे बुक कर सकते हैं उसके लिए भी एक वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करा हुआ है। सो जब भी किसी ट्विन फ्लेम की अवेकनिंग होती है तो जितनी भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन क्रिएट करी गई है ट्विन फ्लेम जर्नी और जो इनर वर्क है या फिर जो डिवाइन मैस्कुलिन है उनके बारे में, तो इन रीजंस की वजह से क्या होता है, जनरली जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं अवेकनिंग के बाद में जहाँ पर उनका फोकस इनर वर्क पे होना चाहिए, उनका फोकस चला जाता है चैनलिंग्स को सुनने में कि आपका जो जिसे आप डिवाइन मैस्कुलिन बुला रहे हो वो एक्चुअली में कार्मिक ट्विन फ्लेम होता है एंड होती है, बट जो एक रियल ट्विन फ्लेम है वो यही सोचने लगता है कि वो उसका डिवाइन काउंटर पार्ट है। तो इस केस में क्या होता है, उसका सारा फोकस होता है चैनलिंग्स को सुनने पे, करंट फीलिंग्स को सुनने पे, वो इंसान क्या सोच रहा है, थर्ड पार्टी क्या कर रहा है एंड और उसके बाद में क्या होता है कि जो इनर वर्क पर फोकस होना चाहिए, ऐसा ट्विन फ्लेम क्या करता है, इनर वर्क जरूर करता है, लेकिन जो भ्रम उसे दिए जाते हैं कि अगर आप इनर वर्क करोगे तो आप इसी इंसान से रीयूनियन में आ जाओगे, 3D यूनियन में, जिसे आप अपना डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन समझ रहे हो, जो कि आपका एक कार्मिक ट्विन फ्लेम है। तो इस केस में होता क्या है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जो स्पिरिचुअल अटैक्स होते हैं, जो ये डार्क फोर्सेस हैं, आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलने देंगे कि आपके ऊपर इस तरह के कोई अटैक्स भी हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहती हैं वो हमेशा हिडन रहे, आपको पता ही ना चले, आप कभी भी रियलिटी में ही ना पाओ, एक्सेप्टेंस में ना पाओ कि ऐसी भी चीज़ें हैं ये आपको टारगेट करती हैं। तो जब तक एक इंसान का फोकस, जो रियल ट्विन फ्लेम है उसका फोकस ऐसी जगह पर है जहाँ पर वो अपनी लाइफ में स्टक है, कार्मिक साइकिल्स में फंसा हुआ है, फंसी हुई है, तब तक ये जो डार्क फोर्सेस होती हैं आपको कभी भी इस तरह से अटैक करती हुई नहीं नजर आएंगी, ताकि आप इन चीज़ों को समझ पाओ। कि वो तो चाहती हैं आप कभी भी हील ना हो, कभी भी आप अपनी पावर्स को ना पहचान पाओ और आप इसी तरह से कार्मिक साइकिल में, कार्मिक ट्विन फ्लेम पर स्टक रहो। ये इनका सबसे मेन मोटिव होता है और कई सारे ट्विन फ्लेम्स इसमें कई जन्म बिता देते हैं। अगर आप इन चीज़ों को रियलिटी में नहीं समझते हो तो इसी तरह से आप फंसे रहते हो। आप अगर देखोगे बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो ऐसी शिट इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में कि सुन के गुस्सा भी आता है और शर्म भी आती है कि ये काफ़ी एज में भी है, मतलब इतनी भी इनके अंदर मेच्योरिटी नहीं है कि आप क्या बोल रहे हो। एंड दे आर लाइक सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिस्ट, कि एक चीटर को आप डिवाइन मैस्कुलिन बुला रहे हो और बड़ी सारी चीज़ें, लाइक एक भ्रम जिसको कहते हैं ना बड़े लेवल पर क्रिएट करा गया है टैरो रीडर्स के थ्रू, जो खुद को ट्विन फ्लेम कोचेस बोलते हैं। पहली बात तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ऐसी बहुत सारी ईविल एंटिटीज़ हैं जो ट्विन फ्लेम कोच काम कर रही हैं बहुत। अब होता क्या है, जब एक ही इन्फॉर्मेशन आपको बहुत सारे लोग शेयर करेंगे तो जो रियल ट्विन फ्लेम है जिसकी अवेकनिंग हुई है वो एक्चुअली में बिलीव करना शुरू कर देता है कि यही रियलिटी है। क्योंकि ईविल फोर्सेस तो चाहती नहीं आप कभी भी अपने दिमाग का सही से यूज करो। अगर आप जेन्युइनली शिव शक्ति की जर्नी को देखते तो जहां पर अवेकनिंग से डिवाइन फेमिनिन को गुजरना था, ना कि डिवाइन मैस्कुलिन को। शिवा तो हमेशा से अवेकन रहे हैं, वो तो लॉयल रहे हैं, उन्होंने हमेशा से एक ही इंसान से कई बार शादी करी जब भी उनकी दोबारा से रीबर्थ हुआ है, बट कभी और किसी को नहीं देखा, नहीं अपनाया। तो लेकिन जो रियल ट्विन फ्लेम है वो इसमें कई सारी कैटेगरीज आती हैं जो नहीं जाना चाहते, बट वही बहुत सारे लोग बोल रहे हैं एज ट्विन फ्लेम कोचेस, तो इसलिए वो एक चीटर को डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन समझ लेते हैं। अब जिस इंसान ने गलत इंसान के साथ में गलत चीज़ों पर एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज़ करना सीख लिया, वो अपनी शक्तियों से कभी वाकिफ हो ही नहीं सकता। आप कितनी मर्जी कोशिश कर लो, कितनी ही प्रैक्टिसेस क्यों ना कर लो, आप कभी भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट नहीं कर पाओगे। तो चीटिंग जो होती है वो आपकी शक्तियों को एक्चुअली में ख़त्म कर देती है। रियलिटी में, स्पिरिचुअल रियल में यही रियलिटी है कि भाई जो लॉयल्टी होती है जब दोनों तरफ से, तभी एक जो रिलेशनशिप है वो शिव शक्ति का रूप कहलाता है, वहाँ पर वो पावर्स एग्जिस्ट करती हैं। बट अगर आप ये सोचो कि भाई आप चाहे शादी से पहले या शादी के बाद ये चीजें कर रहे हो, तो कभी भी आप कितना भी इनर वर्क कर लो आपको हेल्प नहीं करने वाला है। और कार्मिक ट्विन फ्लेम से जो डिटैचमेंट है वो एक इम्पॉसिबल टास्क होता है। तो खुद को भी एक जवाब देना, आज तक कितने इम्पॉसिबल चीजों को आपने पॉसिबल करा है। अब जितने भी ट्विन फ्लेम्स इस चीज़ पर फंसे रह जाते हैं, जिनको चैनलिंग सुनने की आदत है, जिनका फोकस ही वहीं पर है, जो इनर वर्क करेंगे भी तो कार्मिक ट्विन फ्लेम पर फोकस होकर करेंगे कि वही इंसान इनकी ज़िंदगी में वापस आएगा, चाहे वो मैरिड है तो डाइवोर्स होकर आएगा, या फिर इधर जो इंसान ये सोच रहा है कि वो उसका डिवाइन काउंटर पार्ट है, वो उसके साथ में एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप के लिए भी तैयार हो जाता है और हो जाती है। तो ऐसा इंसान क्या होता है, बड़े आसानी से इन्हीं चीज़ों में ट्रैप रह जाता है। तो जब तक किसी भी ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में इस तरह की सिचुएशन होती है तो उनको जो डार्क फोर्सेस के अटैक्स होते हैं वो हो सकता है बिल्कुल भी ना महसूस हो।
लेकिन जिस वक्त आप ये डिसाइड करते हो कि नहीं ये कार्मिक ट्विन फ्लेम है और आपको इसके ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है, ना ही इसे अपनी लाइफ में अलाउ करना है, तो उस टाइम से क्या होता है, जब भी आप इस तरह के थॉट प्रोसेस से अपनी लाइफ में इनर वर्क करना शुरू करते हो, तब आपको स्पिरिचुअल अटैक्स जो होते हैं वो विजिबिलिटी के साथ में दिखाई पड़ने शुरू हो जाते हैं, महसूस होने शुरू हो जाते हैं। किस किस तरह से आपको एंटिटीज रोकती हैं आपका इनर वर्क करने से। अब डिपेंड करता है इंडिविजुअल लेवल पर कि कितना स्टबन होकर आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, इनर वर्क को रोकते नहीं हो। जितना ज़्यादा आप फोकस्ड होकर अपने इनर वर्क को करने की कोशिश करते हो, उतना ही ज़्यादा आपके ऊपर ये स्पिरिचुअल अटैक्स आपको ज़्यादा महसूस होने लगते हैं। और जो भी थर्ड लेवल में आता है, थर्ड लेवल का मैं आपको चीज़ें बता चुकी हूँ कि वो मास्टरी का लेवल है, जहाँ पर आपकी जो डिपेंडेंसी है वो आपको रिमूव करनी होती है। लेकिन अगर आपने लेवल 1 और लेवल 2 बताया हुआ नहीं करा तो आप उसके लिए एलिजिबल भी नहीं हो। और थर्ड लेवल में सबसे पहले मैटर करती हैं आपकी आदतें। जो इनर वर्क बताया है वो तो करना ही होता है, लेकिन जो आदतें होती हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर उन पे कंट्रोल नहीं लगाओगे तब भी आप एलिजिबल नहीं होते थर्ड लेवल के इनर वर्क के लिए। अब थर्ड लेवल में क्या होता है, जब आप हर तरह के स्पिरिचुअल अटैक्स को रोकने के लिए रेडी हो रहे होते हो, तो इस टाइम पे ना जो स्पिरिचुअल अटैक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाते हैं, इतना एक्सट्रीम हो जाते हैं कि आपको लगेगा कि आप गिव अप ही कर दो। तो जब आप थर्ड लेवल के इनर वर्क को शुरू करते हो तो ये स्पिरिचुअल अटैक्स आपके एक्सट्रीम लेवल पर इंटेंस जरूर होते हैं। आपको पूरी तरह से जो फोर्सेस होती हैं वो विजिबिलिटी के साथ में या फिर इस तरह से अटैक करना शुरू करते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा, दिखाई भले ही ना पड़े, क्योंकि इनको देखने का और सुनने का तो एक्सेस सबके पास में नहीं होता, लिमिटेड वंस के पास ही होता है। बट आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा कि अब ये चीज़ें बढ़ चुकी हैं। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, हो सकता है कि उनको लगे कि भाई नहीं करना है, या फिर जो प्रैक्टिसेस आप कर रहे हो कि उसके रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तो इसमें होता क्या है कि ये तो शुरुआत होती है, आपको प्रैक्टिसेस बता दी गई हैं, अब आप उसको करोगे तब तक कंटिन्यू करोगे बताई हुई प्रैक्टिसेस को, जब तक ये अटैक्स रुक नहीं जाते हैं। एंड एज आई सेड अर्लियर कि जब तक आपके सारे कार्मिक पैटर्न्स, कार्मिक साइकिल्स एंड नहीं होते हैं, आप अपनी सारी आदतों को सुधार नहीं लेते हो, तब तक ये जितने भी अटैक्स होते हैं ये बंद नहीं होते हैं। तो थर्ड लेवल में जब ये स्पिरिचुअल वॉरफेयर शुरू होता है आपका इंडिविजुअल लेवल पर इन फोर्सेस के साथ में, तो आप अगर ध्यान दोगे तो लेवल 1 से लेकर लेवल 2 में मैंने आपको सारी हर तरह की प्रेडिक्शंस बताई हैं, जिसमें मॉर्निंग इवनिंग के आपके डेली के रिचुअल होते हैं, जिसमें आप डेली बेड टाइम पर स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन के लिए प्रेयर करके सोते हो, मॉर्निंग में प्रेयर करते हो, ग्रेटिट्यूड शो करते हो। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। जब तक आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस में नहीं लाओगे तब तक इस स्पिरिचुअल वॉरफेयर को आप लड़ने के लिए भी एलिजिबल नहीं हो। तो थर्ड लेवल पर जब ये स्पिरिचुअल अटैक्स आपके ऊपर इंटेंस हो जाते हैं, जब आपने थर्ड लेवल में सिर्फ एंट्री करी है, आपने कुछ प्रैक्टिसेस करी है, तो प्रैक्टिसेस का मतलब ये नहीं है ना कि स्पिरिचुअल अटैक बंद हो जाएंगे। मैंने आपको रीजंस बता दिए हैं, आपके कार्मिक पैटर्न, कार्मिक साइकिल, आपकी आदतें, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन ऐसा टाइम आता है ना जब आप रुकते नहीं हो। हाँ, ये है कि आपको गैप लेना पड़ता है, कोई बात नहीं, आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना है, एंड टाइम टू टाइम अगर आपको ब्रेक चाहिए थोड़ा 2, 4, 10 दिन का तो ठीक है, बट इससे ज़्यादा आप गैप नहीं दे सकते हो। तो मेरी लाइफ में जब मेरी अवेकनिंग होती है तुरंत ही स्पिरिचुअल वॉरफेयर एकदम इंटेंस हो जाता है, क्योंकि मैं तो देख रही थी ये चाइल्डहुड से मैं गो थ्रू कर रही हूँ, लेकिन कभी भी ये क्लियरली विजिबल नहीं होते थे। लेकिन अवेकनिंग के तुरंत बाद ये विजिबल हो जाता है कि भाई अब तो डायरेक्ट फाइट होगी। तो यहाँ पर क्या होता है, जब समझ में आता है कि मैं ऐसे नहीं कर सकती हूँ, मतलब मैं इनसे डायरेक्टली नहीं फाइट कर सकती हूँ, तो इसमें डिवाइन फोर्सेस की हेल्प मुझे लगती है, जो मुझे दी जाती है। बट क्लैरिटी पहले दे दी गई थी कि किन किन चीज़ों पर मुझे काम करना पड़ेगा। तो जो इंटेंस हुआ स्पिरिचुअल वॉरफेयर, स्पिरिचुअल अटैक्स मेरी अवेकनिंग के तुरंत बाद, वो चलता है 3.5 साल तक, वो रुकता नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मैं एक जिद्दी इंसान, मुझे था कि मैं इसमें रुकूंगी तो नहीं, नो मैटर कि मुझे कितना इसमें स्ट्रगल लगेगा इन चीज़ों को करने में। बार बार मेरी हेल्थ डिस्ट्रॉय होती थी इन्हीं एंटिटीज़ के अटैक की वजह से। 3.5 साल तक ये इंटेंस स्पिरिचुअल अटैक्स मैंने गो थ्रू करे, जो सिर्फ ट्विन फ्लेम चोजन वन होने की वजह से है। इसका ब्लैक मैजिक से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन मैं रुकती नहीं हूँ। तो ये था कि धीरे धीरे मैं ऑब्वियसली बात है रिजल्ट्स देख रही थी, जैसा कि जब भी अटैक होता तो जो जिस तरह से मैंने स्पिरिचुअल प्रोटेक्शंस को प्रैक्टिस करा था वो हेल्प कर रही थी। बट इसका मतलब ये तो नहीं था कि रुक गई थी। तो मेरा जो 3.5 साल का कांस्टेंट कंसिस्टेंसी के साथ में इनर वर्क है, तो मेरा उन लोगों से कहने का मतलब है कि जो सेकंड लेवल पर हैं या जो थर्ड लेवल पर पहुंचेंगे, प्रैक्टिस का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता है कि एकदम से रुक जाएंगे। मुझे नहीं पता कब जाकर रुकेंगे, लेकिन आपको इन सारी चीज़ों पर काम करना पड़ेगा और इसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। मैंने तो सारी प्रैक्टिस करी है तब जाकर ये रुके हैं, उसके बाद भी आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। किसी भी अननेसेसरी इंसान से आपको एनर्जी एक्सचेंज नहीं करना है, नॉट इवन पर्सनल लाइफ में, कि किसी से भी आप कम्युनिकेशन में शुरू हो जाते हो, क्योंकि आपको पता है ना जो एनर्जी वेम्पायर्स होते हैं और जनरली इंसान लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज में रहते हैं, आप उनसे कम्युनिकेशन में आते हो, उनकी एनर्जीज आपको रिसीव होना शुरू हो जाती है। तो फिर वो क्या होता है, एक रीजन बनता है आपके एनर्जेटिक फील्ड में आप कौन सी एनर्जीज को आप अलाउ कर रहे हो। एंड जहां डार्क एनर्जीज होंगी, नेगेटिव एनर्जीज होंगी, तो ये जो फोर्सेस होती है इनको दोबारा से आपका एक्सेस मिल जाएगा, जिसका मुझे ध्यान रखना पड़ता है और हमेशा रखना पड़ेगा।
क्योंकि जब ये थर्ड लेवल के बाद में ये चीज़ें ओवर हो जाती हैं, जब भी इन स्पिरिचुअल अटैक से आप ओवर हो जाते हो कि अब नहीं इफेक्ट कर रहा है, तो उस केस में क्या होता है, ये हमेशा तरीके ढूंढते हैं कि कैसे करके आपकी लाइफ में दोबारा से एंटर करा जाए। आप एक भी गलती करो तो एंट्री हो जाएगी। ऑब्वियसली बात है, हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर मैं कहूँ कि अगर वो 10 साल की जर्नी नहीं रही होती ना, तो मेरी लाइफ में सारी चीज़ें सॉर्टेड थी, कोई दिक्कत नहीं थी। जिस तरह से एनर्जी डिस्टर्बेंस मैंने 10 साल की जर्नी में गो थ्रू करा लोगों से इंटरेक्शन की वजह से, वो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। चाहे आप सेकंड लेवल पर हो या फिर थर्ड लेवल पर हो, जैसे ही आप इसमें आगे बढ़ना शुरू करोगे तो जनरली थर्ड लेवल पर ही जो ये स्पिरिचुअल वॉरफेयर है ये इंटेंस हो जाता है। लेकिन आपको रुकना नहीं होता है। अगर आप रुक गए या फिर ये एक्सपेक्टेशन लगा रहे हो जो प्रैक्टिस आप कर रहे हो उसके रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो रिजल्ट्स का तो ऐसा है, आपके कार्मिक पैटर्न, कार्मिक साइकिल और आपकी आदतें सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। एंड जैसा कि आपको घर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, कोई भी अनवांटेड चीज़ आपके घर में नहीं होनी चाहिए। कोई भी ऐसा रीज़न आप नहीं यहाँ पे क्रिएट करोगे जिसकी वजह से इन एंटिटीज़ को एक्सेस मिले। तो करना तो आपको सारी चीज़ें पड़ेंगी, बट ये है कि थर्ड लेवल में जो स्पिरिचुअल वॉरफेयर है वो काफ़ी इंटेंस हो जाता है और इस पर आप सिर्फ जिद्दी होकर ही आगे बढ़ सकते हो। गैप आप ज़रूर ले सकते हो, लेकिन आप रुक नहीं सकते कि आप सोचो 2-4 महीने का गैप दे दोगे या छोड़ दोगे, तो ऐसे नहीं होता है। अब जो रिसेंट में मैंने आपसे एफर्मेशंस शेयर करी हैं कार्मिक पैटर्न्स और कार्मिक साइकिल्स को एंड करने के लिए, इस पे अब यहाँ पर जैसा कि आप डिवाइन से हेल्प मांग रहे हो कि आप अपने लेवल का काम कर रहे हो और करोगे एकदम फोकस होकर, डेडिकेटेड होकर, लेकिन आपको डिवाइन की हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए। तो इसमें क्या होता है, जब कार्मिक पैटर्न्स, कार्मिक साइकिल्स आपने एंड नहीं करे, जहाँ पर एन नंबर ऑफ टाइम्स आपके लिए वो सिचुएशंस क्रिएट करी गई थी कि आपको डिसीजन मेकिंग करनी थी, बाउंड्रीज को सेट करना था, वहाँ पर कुछ एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड थे जो आपने नहीं करा, तो इस केस में क्या होता है, जब आप डिवाइन से हेल्प मांगते हो, डिवाइन क्या करते हैं, उसी सिचुएशन को इतना इंटेंस कर देते हैं जो बहुत ज़्यादा पेनफुल, ट्रॉमेटिक हो जाती है। आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाएगी उस सिचुएशन को हैंडल करने में, लेकिन वो सिचुएशन इसीलिए क्रिएट करी जाती है ताकि अब आप डिसीजन मेकिंग करो, अब आप अपनी बाउंड्रीज को सेट करो जो आपने अभी तक नहीं करा है। सो अब आप लेवल 1 पर हो, लेवल 2 पर हो या फिर लेवल 3 के बिगनिंग में हो, किसी भी स्टेज पर हो, अगर आप इन एफर्मेशंस का यूज़ करना शुरू करते हो तो आपको पता है कि आप हेल्प मांगो और आपको हेल्प मिलेगी। बट ये सिचुएशन ऐसे ही होंगी, कार्मिक साइकिल्स होंगे जहाँ पर आपने चीज़ों को टॉलरेट करा है, जहाँ पर आपको नो बोलना नहीं आता है, बाउंड्री सेट करनी नहीं आती है, तो ये डिवाइन का तरीका होता है। सो अब आपको ये समझना है कि अगर आप लेवल 1 पर हो या फिर लेवल 2 पर हो तो ये चीज़ें इंटेंस होंगी। तो यहाँ पर आपको डरना और घबराना नहीं है, ये आप ही की फेवर के लिए करा जा रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स ये आपको एक्सपीरियंस होने को मिल सकते हैं, आप ही के जिन्हें आप जानते होंगे। ऑब्वियसली बात है, अननोन लोगों से तो क्यों ही होगा, बट कई बार केसेस हो सकते हैं ऐसे जहाँ पर मेरी लाइफ में एक सिचुएशन थी, मैं आपसे बाद में शेयर करूंगी। तो ये चीज़ें बढ़ेंगी इस केस में, जब भी आप डिवाइन से हेल्प मांग रहे हो कार्मिक पैटर्न और कार्मिक साइकिल को एंड करने के लिए। ये डिवाइन का तरीका होता है। इस सिचुएशन और स्टेज पर आपकी लाइफ से बहुत सारे एग्जिट होने शुरू हो जाएंगे। अब एग्जिट का मतलब ये है कि या तो आप खुद से निकाल दोगे लोगों को या फिर लोग निकलना शुरू हो जाएंगे। तीसरा जो इसमें सिचुएशन होती है कि ऐसे मैनिपुलेटिव, टॉक्सिक लोग जो गैस लाइटिंग करते हैं वो आपकी लाइफ से जाना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जाने का मतलब है कि वो आपसे कनेक्शन हमेशा बनाए रखना चाहते हैं ताकि आपसे जब मर्जी आपकी एनर्जीज को रिसीव कर सकें, आपसे हेल्प ले सकें। तो ऐसे इंसानों को आपको मौका देकर निकालना ही होता है। क्यों? क्योंकि जब तक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में रहेगा तब भी स्पिरिचुअल अटैक्स आपकी लाइफ में होते रहेंगे, क्योंकि एक वो डोर है ना जो आपने ओपन रखा हुआ है ऐसे इंसानों के थ्रू अपनी लाइफ में, तो इसे भी क्लोज करना होता है। जब भी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होंगी आपके कार्मिक लोगों के साथ में जहाँ पर लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो आपको तुरंत तो ना तो रिएक्ट करना है ना ही रिस्पॉन्ड करना है, स्टेप बैक करना है। सोचो कि इसमें कैसे आपको कैसे इन सिचुएशंस को एंड करना है, एंड ऐसे इंसान का एग्जिट कराना आपकी लाइफ से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई टोल्ड यू अर्लियर कि इसमें आपको लड़ाई झगड़े की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप शांति से चाहोगे तो ऐसे इंसानों को अपनी लाइफ से कट ऑफ कर सकते हो। और जब आप ऐसे कार्मिक साइकिल्स को एंड करते हो, कार्मिक पैटर्न्स को एंड करते हो, तो अलग अलग लोगों के थ्रू आपकी लाइफ में ये जो डार्क एनर्जीज होती हैं ये एंटर करने की कोशिश करती हैं। मैं आपको अपना रिसेंट एग्जांपल शेयर करती हूँ। 1 साल हो चुका है, आई एम लिविंग अ पीसफुल लाइफ, कोई एनर्जी डिस्टर्बेंस नहीं होती है, लेकिन देयर इज़ अ नेबर इन माई बिल्डिंग में। तो उसका क्या एक छोटा बेबी है एंड 6 मंथ्स टू 1 ईयर का रहा होगा वो। तो अब इसमें क्या होता है कि शी केम एंड शी सेड कि क्या आप मुझे अपने घर का एक्सेस दे सकते हो, कुछ टाइम मुझे सनलाइट में स्पेंड करना है। इट वॉज विंटर टाइम। ओके, तो मैंने उससे बोला कि सॉरी ये तो पॉसिबल नहीं है, मेरा स्पिरिचुअल वर्क होता है तो मैं अलाउ नहीं कर सकती हूँ स्पिरिचुअल रीजन्स की वजह से। तो ओके, शी ट्राइड कन्विंसिंग, ओके मना करे, वो चली गई। अब वो क्या करती है, वो बार बार ना कई बार मौका देखकर अलग अलग बहाने लेकर आती है कि जैसे तैसे उसे मेरे घर का एक्सेस मिल जाए, कि कभी कुछ करना है तो कभी कुछ करना है, और बहाना एक ही होता है कि घर के अंदर एंटर करने का। तो मैं अपने घर में किसी को भी एक्सेस नहीं देती हूँ।
तो अब उसके पास में स्पेस है जहाँ पर सनलाइट आती है, बट उसको एक रीज़न चाहिए एंटर करने का, और वो बहुत अनहाइजीनिक है। उसका घर का जो मेन डोर है वो इतना गंदा रहता है कि मतलब आप वहाँ से जाना भी पसंद नहीं करोगे, एंड शी इज़ मैरिड। तो अब क्या होता है कि वो कई बार ये चीज़ें ना कोशिश कर चुकी है, तो मैंने उसको जब थर्ड टाइम मना करा होगा ना, तो शी वॉज लाइक बिकमिंग बिट ऑफ रूड, तो मुझे उसकी जगह दिखानी पड़ती है उसे। अब ये लेडी क्या करती है, कोई नया बहाना ढूंढ कर लाती है घर में एंटर करने का। एंड अब होता क्या है कि मुझे थोड़ा सा गुस्सा आने लगा। मैंने इसे 3 बार में मना कर चुकी हूँ, एंड शी स्टिल ट्राइंग, एंड आई नो व्हाट सॉर्ट ऑफ एनर्जी शी होल्ड्स। तो मैं थोड़ा सा लाउड हो गई, एंड देन शी वाज ट्राइंग टू फोर्स कि नहीं, जैसे तैसे मुझे एक्सेस मिल जाए, यू बीइंग नेबर यू शुड डू दैट। तो उसको मैं जब रूड होकर थोड़ा सा जवाब देती हूँ, तो मुझे इंस्टेंटली ना हेडेक होना शुरू हो जाता है। तो मैं आपसे कहती हूँ, जब भी आप किसी इंसान से बातें करते हो तो आपको एनर्जी एक्सचेंज वहीं पर शुरू हो जाता है, और जो नेगेटिव फोर्सेस होती है वो तो चाहती हैं आप एंगर एनर्जी में आओ, आप उनसे डिस्कशन में रहो, आप कम्युनिकेशन में करो। ये बड़ा आसान सा तरीका होता है ना आपकी एनर्जीज को लेने का। तो फिर मैंने उसके ओनर को कॉल किया, तो शी वाज सेइंग कि हम ना इसे खाली करवाएंगे, शी इज़ अ रेंटर, और ये बहुत गंदी तरीके से रहती है। वो घर में अंदर गए होंगे तो बता रहे होंगे। मैंने कहा ओके, बट देन आई कैन नॉट टॉलरेट दिस। तो अब होता क्या है कि जब भी आप इन सारी सिचुएशंस को एंड करने की कोशिश करोगे ना, तो आपकी लाइफ में इस तरह से सिचुएशंस होंगी जहाँ पर नेगेटिव फोर्सेस गलत नेगेटिव इंसानों के थ्रू बड़ा पोलाइट वे में आपकी लाइफ में एंटर करने की कोशिश करेंगी। तो अगर स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज नहीं होगी, जहाँ पर आप अपनी इंट्यूशन को प्रॉपरली समझने में हो ही नहीं उस सिचुएशन में, तो ये अब आप देख रहे हो एक छोटा सा बेबी का रीजन बना के, एंड देन कोई दूसरा रीजन बना के, तो इन चीज़ों पर ना कंट्रोल आपको लगाना पड़ेगा। योर लाइफ इज इंपॉर्टेंट, योर मेंटल पीस इज इंपॉर्टेंट। तो कुछ टाइम के लिए तो आपको ऐसी बाउंड्रीज को सेट करना पड़ेगा। कोई कितना भी कैसा भी रीजन क्यों ना क्रिएट करे आपकी लाइफ में एंटर करने के लिए, चाहे आपका घर हो, आपकी लाइफ हो, किसी भी वे में आपसे कम्युनिकेशन के लिए आपको बाउंड्री सेट करनी ही पड़ेगी, जब तक कि आप इसके प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं देख लेते हो। क्यों? क्योंकि जो टाइम टू टाइम डिस्टर्बेंस होती है ना, इसका बंद होना बहुत जरूरी होता है। कई बार एंटिटीज ऐसे खेलते हैं, आपको कुछ टाइम के लिए बड़ा पीसफुल महसूस होगा, फिर कोई ना कोई रीजन ऐसे क्रिएट होगा। तो ये चीजें, इन पे कंट्रोल लगता है और आपको लगाना पड़ेगा। तो अगर आप डिवाइन से हेल्प मांग रहे हो कार्मिक पैटर्न्स और कार्मिक साइकिल्स को एंड करने के लिए, तो इस केस में सिचुएशंस इंटेंस जरूर होंगी, जहां पर आपका जो कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग है वही आपको हेल्प करेगा। क्योंकि जब भी आप इनर वर्क करते हो तो आपका जो फोकस है कि आपको किसी भी तरीके से लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी में नहीं जाना है, जहां पर स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या फिर एंगर, इन सारी एनर्जी से खुद को बचाना है, और बचाते हुए ही इन सिचुएशंस को डील करना है। सो इनर वर्क की प्रैक्टिसेस करते हुए जिस भी स्टेज पर आपको ये इंटेंसिटी महसूस होती है स्पिरिचुअल अटैक्स की, सो आपको पता है कि अब आपको रुकना नहीं है, ये होगा और ये एंड तक होगा। ये अपना पूरी कोशिश करते हैं ताकि आप गिव अप कर दो डर की वजह से, या फिर जिन भी चीज़ों से आप गो थ्रू कर रहे हो। तो यही नहीं करना होता है। तो देखते हैं कि किसकी लाइफ में कितने टाइम के बाद में ये अटैक्स बंद होते हैं। एंड एज आई सेड कि आपके कार्मिक पैटर्न्स, कार्मिक साइकिल्स, आपकी आदतें, आपकी बाउंड्रीज, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं जब भी आपको स्पिरिचुअल अटैक्स को बंद करना होता है। तब जब भी आपकी लाइफ में ये इंटेंस स्पिरिचुअल अटैक्स होने शुरू हो जाते हैं और आपकी लाइफ में लोग सडनली एग्जिट होने शुरू हो जाते हैं, चाहे आप खुद से निकालना शुरू कर देते हो, तो वहाँ पे फिर सैड नहीं होना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपको पता है ये कार्मिक क्लेंजिंग ही हो रही है, और जब आप इनर वर्क करते हो तो ऐसे बहुत सारे लोग आपकी लाइफ से निकलते हैं। ऐसी एक और भी सिचुएशन है जहाँ पर आप जिन्हें समझते हो कि वो आपके वेल विशर है, बट रियलिटी कुछ और ही होती है। जब तक आप अपनी इंट्यूशन पावर को ढंग से नहीं सुनोगे तब तक ये चीज़ समझ में नहीं आएंगी। जैसे इसमें कई केसेस ऐसे होते हैं कि जहाँ पर इंसान वर्बली तो बहुत मीठा है आपके साथ में, हो सकता है उसने आपको सपोर्ट भी करा हो, बट इंटेंशनली अगर आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो तो उस इंसान को फिर वो जेलसी फील होना शुरू हो जाती है। तो ऐसे इंसान का भी आपकी लाइफ से एग्जिट तय होता है, चाहे आप खुद से निकालो या फिर डिवाइन कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देंगे जहां पर आपको उसे कट ऑफ ही करना पड़ेगा। तो ये एक एडवांस में रिमाइंडर है कि ऐसी सिचुएशंस होंगी जरूर। जब भी आप कार्मिक क्लेंजिंग करना शुरू करते हो तो आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। आपको पता है ये सारी चीज़ें आपके अच्छे के लिए हो रही हैं। और आइसोलेशन पीरियड आता है, एक आइसोलेशन पीरियड ऐसा भी आता है जहाँ पर हो सकता है आपकी लाइफ में कोई भी ना बचे आपसे बात करने के लिए। तो डिपेंड करता है कि कितना टाइम आप अकेले खुश रहते हो, अपने साथ स्पेंड करते हो, जो कि आपके इनर वर्क का ही पार्ट है। अगर आप ये नहीं करोगे तो आप अपनी इंट्यूशन से प्रॉपरली कनेक्ट नहीं हो पाओगे। सो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।